नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी के चुनावी दौरे से पहले अयोध्या के राम मंदिर जाने की खबर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के अयोध्या के राम मंदिर जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा निशाना साधा है और राहुल गांधी के अयोध्या जाने को भगवान से धोखा देने जैसा बताया है। एक चुनावी कार्यक्रम में अमेठी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने दावा किया कि कांग्रेस के शहजादे ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वोट मांगने के लिए वे मंदिर का दौरा कर रहे हैं। ईरानी ने कहा कि हमें बताया गया है कि आज वायनाड में मतदान के बाद कांग्रेस उम्मीदवार यहां पहुंचेंगे, लेकिन पहले वे राम मंदिर जाएंगे। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था, अब वे मंदिर जाएंगे। वे सोचते हैं कि इससे उन्हें वोट मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब वे भगवान को भी धोखा देने जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि देश भर में हर नागरिक की कमाई की गिनती की जाएगी। यहाँ कितने लोग हैं जो रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद पाए हैं, अक्षत पाए हैं? पाए ना? अब ये बतलाइए, किसी ने अक्षत ठुकराया, प्रसाद ठुकराया? हमारा धर्म समझाता है, हमको सिखाता है सबके धर्मों का सम्मान करो, सभी प्राणियों का जीव जो है उसका सम्मान करो। हमारा धर्म यही सिखाता है ना। हमारे धर्म में जब ये संस्कार है कि प्रभु राम का अपमान न हो, हर भगवान का सत्कार हो, तो ये बतलाओ कैसा लगा जब कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमने जीवन में कभी ये नहीं देखा था कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में आएगी जो सत्ता में जब रहेगी तब कांग्रेस की सरकार देश की अदालत में ये दस्तावेज देगी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। और राम प्रसाद जी जो यहाँ 50 साल सांसद रहे, 15 साल लापता रहे, अगर भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं तो मुसाफिर खाना में रामलीला मैदान कहां से आ गया। जम्मू संभाग के जिला रामबन में हुए भारी भूस्खलन से जमीन धंसने के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रामबन गुल रोड पर बीती रात करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंसने के कारण रामबन से 6 किलोमीटर दूर पैरनौट गांव में करीब 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद रामबन गुल रोड पर यातायात भी निलंबित हो गया है और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। शुक्रवार को जिला आयुक्त बशीरुल हक चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्थानांतरित किए गए करीब 30 परिवारों को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वीरवार शाम को जमीन धंसना शुरू हो गई थी, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। उन्होंने बताया कि इससे कई घर पूरी तरह से टूट गए हैं और कई घरों में दरारें आई हैं। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल क्वालिटी की टीमों ने मौके पर पहुंचकर करीब 50 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तो टोटल आज की डेट में भी हमारा जो है अभी लैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंक कर रही है। तो उसमें टोटल अभी तक हमारी जो है जिन फैमिलीज़ को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ प्लेसेस पे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो डिज़ास्टर की रहती है उसके मुताबिक हमने जो है वो 100 फैमिलीज़ को हम जो है वो इवैक्यूएट करके, तो हमारे यहाँ पे 3-4 जो है वो हमारे रिलीफ कैंप हैं। एक तो यहीं पे पंचायत घर में है जो परनौत के अंदर है, दूसरा हमारा जो है मैत्रा के अंदर है और एक जो है हमारा मैन बाज़ार के अंदर है। वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे यहाँ बारिश है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं है जिनको हम एज अ रिलीफ कैंप बना सके, तो इसलिए हमने शिफ्ट किया है। बट वी आर वेटिंग कि हमारा यहाँ पे टेंट का भी सिस्टम चल रहा है जिसको हम 1 वीक के लिए जो है वो चला रहे हैं। बाकी जितना भी जो फूड का है, जैसे आज पर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है, 2 टाइम की चाय होती है, प्लस जो हमारे वहाँ पे मेन है एक मेडिकल का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हमारा जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम बैठती है, हमारे नोडल अफसर हैं, अगर किसी किस्म की हमारी जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है 24/7 काम करती है अलॉन्ग विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स। और बाकी जितना भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे अभी हमें बाकी चीज़ें हैं हम असेसमेंट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने जो है वो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफिस कैंप ही यहीं पे लगाया हुआ है और ये हम तब तक ये कैंप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये रिलीफ का सारा काम और पूरी असेसमेंट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि रेनफॉल जो हो रही है सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार ये रुके सो दैट कि हम जो है वो बाकी असेसमेंट भी कर पाएं। लैंड सिंक हो रही है तो क्या अभी शुरुआती जांच में क्या निकला? जियोलॉजी
वायरोलॉजी की टीम जो है वो आई हुई है, वर्दी डिवकम जम्मू ने जो है वो टीम को सेंड किया, तो अभी वो सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं, तो आफ्टर उसके बाद जो है वो बताएंगे। बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने भी जो है वो यही बोला है कि इस एरिया को जो है वो अभी बिल्कुल किसी किस्म से ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है अभी नहीं होना चाहिए इमीडिएट। रिहेबिलिटेशन के लिए सर क्या प्लान कर रहे हैं आप? रिहेबिलिटेशन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिलीफ कैंप में क्या 500 के करीब लोग होंगे? अभी जो है हमारी कैपेसिटी तो आप जानते ही हैं, रामबन में जो है वो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल बानी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन से जिला रामबन में हुए भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुए परिवारों को तत्काल राहत देने की मांग की है। श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में वकार रसूल बानी ने कहा कि जिला रामबन में हुई दुखद घटना के करीब 50 परिवार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उनके घर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल बानी ने कहा कि जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को स्थानीय पंचायत घर में स्थानांतरित किया है, लेकिन एक पंचायत घर में 50 के करीब परिवारों का रहना कठिन है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने और उन्हें घर बनाने के लिए सरकारी जमीन और आर्थिक मदद देने की भी मांग की है। मकानों में जितनी फैमिलियां रह रही थी उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने शिफ्ट किया हुआ है वहां के लोकल पंचायत घर में। आप खुद ही समझिए कि एक लोकल पंचायत घर में शिफ्ट करने में 30 फैमिलियां कैसे वहां रहेंगी। तो हम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको इनके लिए फंड्स आते हैं, तो आप उस फंड्स को यूज कीजिएगा। इससे पहले भी संगलदान में ऐसा ही सानिया हुआ, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली वो कपड़े के 4 टेंट और 4 बर्तन देते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं है। मेरी गुजारिश है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन है, एक्चुअली डीसी कल से वहां है, जब गए भी, कल भी डिप्टी कमिश्नर वहां गए थे, आज भी मुझे रिपोर्ट आई है इस बारिश में वो वहां गए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके एक तो उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें। एक पंचायत घर में 30 फैमिलियां कैसे रहेंगी, किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें अच्छी जगह पे, और इमीडिएटली उनके लिए स्टेट जमीन, आपके पास स्टेट लैंड अवेलेबल है जो आपने लोगों से छीनी है, उसमें से किसी ना किसी जगह उनको जगह दीजिए। अब तो वो जगह रहने वाली हुई नहीं, रही नहीं है, तो उनको जमीन देके। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नईम अख्तर ने उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भाजपा की A1 टीम बताया है और उमर अब्दुल्ला को चुनौती देते हुए कहा कि समय तय करेगा कि भाजपा की A, B या C टीम कौन है। बांदीपुरा जिले के शाहगुंड इलाके में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के पीडीपी के उम्मीदवार मीर फयाज अहमद के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे नईम अख्तर ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सही उम्मीदवार चुनने की अपील की। नईम अख्तर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में अपना कोई उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा है, क्योंकि भाजपा का काम था कश्मीर की राजनीतिक ताकत को बांटना और बीजेपी का बेकाम हमारे अपने ने किया है, चाहे वे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई और। नईम अख्तर ने लोगों से कहा कि 5 अगस्त 2019 को भाजपा ने जो हमारे संवैधानिक अधिकार छीन लिए हैं उन्हें वापस हासिल करने के लिए आपके पास ये सही मौका है और इन अधिकारों को दोबारा हासिल करने के लिए पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को कामयाब करें। चले और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर वो हक छीनने का, वो हक वापस लाने का स्टेट को उसमें अपना काम करें। दूसरा ये जो A टीम, B टीम, C टीम उनको लगता है कि उनका हक है ये कि लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें, वो मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि बीजेपी की असली A टीम कौन है, A1 टीम कौन है, जिन्होंने यहाँ के इत्तेहाद को पारा पारा किया, जिन्होंने यहाँ के ये जो यूनिटी है, लोगों की पॉलिटिकल यूनिटी और फ़िरक़ा वाराना यूनिटी, उसको उन्होंने पारा पारा किया। और इसीलिए बीजेपी को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो कश्मीर में अपने ये उठाएं, अपने कैंडिडेट्स उठाएं, क्योंकि उनका काम तो, उनको पता है हमें कश्मीर से कुछ मिलना नहीं, उनका काम है सिर्फ तफर्रुक़ा उठाना, हमारे कश्मीरियों को डिवाइड करना। तो वो काम तो अब हमारे अपनों ने किया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कोई है, वो तो कर रहे हैं। तो हम तो हर किसी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को रोने के बजाय लड़ने की सलाह दी है। बीरबा के बीरहामा में नजीर अहमद खान के आवास पर आबिद हुसैन अंसारी के साथ पहुंचे सजाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने आज नजीर अहमद खान से मुलाकात की है और उन्हें इसका सकारात्मक रिस्पांस भी मिला है। पत्रकारों द्वारा उमर अब्दुल्ला के बयान पर पूछे एक सवाल का जवाब देते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि क्या वोट मांगना पाप है
उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि अगर वे मजबूत हैं तो हमारे साथ लड़े और बच्चों की तरह रोना बंद करें। वहीं एक अन्य सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि जिस तरह से वे बातें कर रहे हैं उन्हें लगता है कि उनके मानसिक संतुलन पर भी असर पड़ा है। मतलब ये क्या होता है सख्त मुकाबला? ऐसा कौन सा लीडर है जो बोलता है कि मुझे हिमायत नहीं चाहिए? एक का नाम बताइए पूरे हिंदुस्तान में। ये जो उमर अब्दुल्ला साहब एक नए स्टैंडर्ड्स डाल रहे हैं कि अब वोट मांगना भी गुनाह है। एक लीडर बताइए पूरे चले हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो बोलता है कि भाई मुझे हिमायत नहीं चाहिए किसी की। सब चाहते हैं कि हिमायत हो, हर एक की हिमायत हो। उमर अब्दुल्ला ने बहुत इसका हमने दे दिया ना जवाब। अब मैं लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो आपको क्या को इंटरेस्ट है? उमर अब्दुल्ला किस तरीके से देखते हैं उनका? ताकतवर है तो मुंह बंद रखे और लड़े, उसमें क्या है? रोता क्यों है? क्राई बेबी क्यों बनता है? इसमें तो रोने की बात है नहीं कोई। ताकतवर है, मुंह बंद करे और लड़े। ये तो बहानेबाज है। कोई बात नहीं है। अब दो किस्म के टूरिस्ट हैं, एक जो आके इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, ये दूसरा होता है जो टूरिस्ट उधर से ही कुछ लेता है, ये वो दूसरा वाला टूरिस्ट है। ये भी क्या हो गया श्रीनगर का, आप बोल रहा है। अगर पहले बोलता तो सोच लेते हैं। अलायंस की खात्मे क्या ये अखज़ नहीं होता है कि अवामी मफाद के बारे में? आप मुझे एक चीज बताएं, अगर हम इलेक्शन कहीं नहीं लड़ते हैं तो क्या हमें हक नहीं बनता है वहां के लोगों को अगर कोई मुश्किलात हो? इमरान साहब के पास काफी लोग वहां से आए, उसके बाद उन्होंने बाकी जो वहाँ पार्टीज लड़ रही हैं उनको बोला कि भाई ऐसे हो रहा है, क्या ये सच है? तो उन्होंने बोला हाँ अगर आप करें तो अच्छी बात है, हमारा हक बनता है। थोड़ी कोई चोरी की है, चिट्ठी लिखी है, दिन दहाड़े लिखी है, उसमें भी उसे पूछ कर करें। मैं पहले भी कल भी बोला, अब उमर साहब को मुझे लगता है ये जो ये बातें कर रहे हैं उनमें थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा दिमागी जो है ना थोड़े बहुत तेज हो गए हैं वो जरा। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। श्रीनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार सुलबानी ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। वकार सुलबानी ने कहा कि प्रदेश के लोग स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी और प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था ठप होने से परेशान है। उन्होंने कश्मीर के राजनीतिक दलों पर हमला करते हुए कहा कि यहां की ए, बी और सी पार्टियां जो कल बीजेपी के साथ मिलकर अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने की मांग कर रही थी, कश्मीर की आवाम इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और फिर ये चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट से चुनाव टालने की मांग कर रही पार्टियों पर हमला करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की ए, बी और सी टीमें चुनाव हारने के डर से ऐसा कर रही हैं। वकार सुलबानी ने कहा कि भाजपा ने जम्मू संभाग के मुस्लिम बहुल इलाकों को कश्मीर के साथ जोड़कर जम्मू को हिंदू बहुल क्षेत्र बनाने की साजिश की है, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि लोग उसको जान गए हैं। देखो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, मैंने यहां श्रीनगर के ऑफिस में भी दी थी, जम्मू में भी दी थी, प्रेस से बात की थी। मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस 6 की 6 सीटें जीतेंगी और जब रिजल्ट निकलेगा, जून में निकलेगा, 2 जून की 4 जून को निकलेगा, उस वक्त आप दोबारा कैमरा लेके आ जाइएगा और हमें मुबारक दे दीजिएगा कि जम्मू की 2 सीटें भी इंडिया अलायंस ने जीती, कांग्रेस ने जीती। कश्मीर की जो 3 है वो भी इंशाल्लाह, क्योंकि यहां पर हम एनसी को सपोर्ट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी और लद्दाख की 1 हम जीतेंगे। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैंने लोगों का पढ़ लिया था सिस्टम। लोग बहुत परेशान है, स्मार्ट मीटरों से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम यहां पे सस्पेंड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उससे लोग परेशान है, हर चीज से परेशान है। लोग अंदर से बहुत दुखी हैं, मुलाजिम दुखी हैं, पढ़े लिखे नौजवान दुखी हैं। हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने एमएड बीएड किया है, 2012 में टीचर पोस्ट निकली है, आज तब से 12 साल हो गए। अगर किसी 30 साल की उम्र में किसी ने उस वक्त एमएड किया हो, बीएड किया हो, आज वो 42 साल की लड़की होगी, ओवरेज होगी, उसका जो वो डिग्री है वो डस्टबिन में चली गई। और यहां पे जो ये ABCD पार्टियां बोल रही है ना, जो कल इन्होंने वहां पे भी लिखा है, ABCD पार्टी और बीजेपी ने, कि अनंतनाग का इलेक्शन जो है डेफर करो। उसमें आपने देखा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का साइन है, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी का साइन है, गुलाम नबी आजाद जो अपने आप को बड़ा साफ सुथरा बोलता है, उसका जो एडवोकेट सलीम पड़े साहब कैंडिडेट है अनंतनाग से, उसका साइन है। ये सारी बीजेपी के ABCD टीमें हैं, इन्होंने दरखास्त दी है कि वहां पे डेफर किया जाए, तो मैं उसके लिए भी बोल रहा हूं। जम्मू कश्मीर के बदले मौसम के मिजाज से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है।
कश्मीर संभाग के गुलमर्ग और गुरेज में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हुई इस ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरों पर रौनक लौट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते तापमान से भी लोगों को राहत मिली है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी में आज हुई ताजा बर्फबारी से सारा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और गुरेज को कश्मीर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग बांडीपुरा गुरेज मार्ग भी बंद हो गया। वहीं पर्यटक अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हुई इस ताजा बर्फबारी के दुर्लभ दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में डॉक्टरों पर लापरवाही से 1 साल की बच्ची की मौत के आरोप लगे हैं। मामला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा का है, जहां रियाज अहमद शेख ने अपनी 8 साल की बच्ची की मौत के लिए डॉक्टरों पर लापरवाही करने का कथित आरोप लगाया है। मृतक लड़की के पिता रियाज अहमद शेख ने डॉक्टरों पर कथित आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी को डायरिया की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में भर्ती करवाया गया था। रियाज अहमद शेख ने कहा कि बार बार बुलाने के बाद भी डॉक्टरों ने उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया और उनकी 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा के मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर एजाज ने घटना पर दुख जताते हुए मामले की जांच का आश्वासन दिया है। डॉक्टर एजाज ने कहा कि मृतकों के परिवारों के आरोप की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका तकदीर नहीं था, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि तकदीर नहीं था इसका। डॉक्टर साहब ने जानबूझकर मारा इसको। क्यों मारा? क्योंकि ये स्कूल थी, सवेरे ये मामूली डायरिया हो गई। सवेरे जब एक पेशेंट डायरिया हो जाए उसकी जान चली जाएगी अस्पताल में। ये पढ़ती है 3rd क्लास में, 3rd ये इसकी एज, हाँ बेटी है 9th क्लास में पढ़ती, ये 9 एज है इसकी, 9 हुई तो वी विल टेक एक्शन। तो ये एक अनफॉर्चुनेट डेथ है, तो जैसे भी जब भी कभी ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो वही फॉर्मुलेट ए कमिटी, और जो कमिटी हमें रिपोर्ट देगी वी विल एक्ट ऑन दैट एंड वी विल फॉर्म ए कमिटी। क्योंकि पेशेंट की डेथ अभी 10-15 आधा घंटा पहले हुई थी, तो वी विल फॉर्मुलेट ए कमिटी एंड व्हाटएवर बी द रिपोर्ट वी विल एक्ट ऑन दैट। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।